वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम 10वीं कक्षा के बायोलॉजी से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर इस बार आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये तीनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो अभी से आप लोग फ्रेंड्स याद करते चले। फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स 10वीं कक्षा के बायोलॉजी से 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखिएगा। इस तरह से लिख सकते हैं कि उपापचयी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक कहते हैं। तो उपापचयी या मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। या इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इन सभी विषैले एवं बेकार पदार्थों को शरीर से निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो शरीर के अंदर है जो बहुत तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, और इन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर बहुत से विषैले पदार्थ या बेकार पदार्थ निकलते हैं। तो ये सब जो विषैले पदार्थ हैं या बेकार पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालना, त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। उत्सर्जन का परिभाषा हो गया फ्रेंड्स। और पूछा जा रहा है कि 2 अंग के, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अंग दिया हुआ है फ्रेंड्स। मनुष्य के उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। जैसे नाक है फ्रेंड्स, तो देखिए मानव शरीर का ये भी उत्सर्जी अंग है। आँख भी है, मुख, त्वचा, यकृत, मलाधार, किडनी, फेफड़ा आदि। ठीक है, इसमें से जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है फ्रेंड्स वो क्या है, किडनी है। ठीक है, पूछा जाता है कभी कि मानव शरीर के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो किडनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए नाक से भी है जो हम लोग बेकार चीज़ जो है उससे बाहर निकालते हैं फ्रेंड्स। आँख से भी देखिए, आँख के सामने जो देहाती लैंग्वेज में जिसको कीच कहते हैं फ्रेंड्स, आँख से निकलता है, वो भी है बेकार चीज़ है। तो ये सब जो चीज़ निकलता है फ्रेंड्स शरीर से बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और देखिए ये सब है जो उत्सर्जी अंग है। तो इस तरह से परिभाषा लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके 2 अंग लिख दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारा अंग है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मुख्य है उसे लिख दीजिएगा। किडनी भी लिख दीजिएगा, और यकृत है, त्वचा है। त्वचा से देखिए फ्रेंड्स, हमारे त्वचा से देखिए गर्मी के दिनों में क्या है, पसीना जो निकलता है फ्रेंड्स वो भी क्या है, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। शरीर से पसीना का निकलना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी देखिए त्वचा के माध्यम से पसीना जो बाहर निकलता है, इसलिए त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। तो मेरे ख्याल से आप आराम से लिख सकते हैं कि उत्सर्जन क्या है और मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखें। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, ये भी चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 ही काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन करें। यानी ब्लड क्या है, इसका परिभाषा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, और यह किन किन घटकों से मिलकर के बना हुआ है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से लिखिएगा कि लहू या रक्त या खून एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, रक्त है जो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, और कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो रक्त क्या है, तो रक्त है जो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उत्तक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त क्या है, तो इतना जरूर याद रखिए फ्रेंड्स कि रक्त है जो एक तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर के बना रहता है। इतना भी लिखिएगा फ्रेंड्स तो आपका नंबर मिल जाएगा। ऐसे पूरा लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, जो लिखा हुआ है तो और अच्छा है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए फ्रेंड्स कि रक्त है जो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है और यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। इसका रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, तो लाल होता है। चलिए अब देखिए इसका घटक के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2 सवाल है कि रक्त क्या है। ठीक है, तो रक्त क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब संगठन के बारे में तो देखिए इस तरह से लिखिएगा कि रक्त निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना होता है। रक्त है जो विभिन्न
प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है, तो मुख्य रूप से 4 घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला आपका हो गया लाल रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं आरबीसी। दूसरा हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। तीसरा हो गया प्लेटलेट्स और चौथा हो गया प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसी 4 घटक मिलकर करके मुख्य रूप से रक्त का निर्माण होता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं के बारे में। तो देखिए इसको याद रखिए फ्रेंड्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड कार्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो देखिए इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। किसमें फ्रेंड्स, तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। दूसरा में देखें श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, यह हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है और संक्रमण तथा बीमारियों से शरीर का रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, तो इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाहर से हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें बचाव कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी ही करता है, प्रतिरक्षा के कार्य करता है। तो ठीक है, पहला हो गया लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसी का ही काम है फ्रेंड्स, यह हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है और संक्रमण तथा बीमारियों से रक्षा करती है। ये भी सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बीमारियों से रक्षा हमें कौन करता है, प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी ही करता है। दूसरा होगा फ्रेंड्स, तीसरा है घटक क्या है, प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स क्या है, तो यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जब हमारे शरीर में कट जाता है कहीं पे, तो रक्त को थक्का जमाने में मदद कौन करता है, तो ये प्लेटलेट्स ही मदद करता है। इस प्रकार अमूल्य रक्त को नष्ट होने से रोकती है। तो प्लेटलेट्स का बारे में जानिए। और चौथा है जो प्लाज्मा है, यह रक्त का द्रव्य भाग है जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, भोजन के पचित भाग एवं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो आप इतना लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आप देख लिए हम लोग क्या फ्रेंड्स कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है और यह प्लाज्मा, मुख्य रूप से प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए इसका जो घटक के बारे में है फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य रूप से 4 घटक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये सब लिख करके फ्रेंड्स इसमें जो लिखा हुआ है वो पॉइंट में इतना दर्शा दीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि लाल रक्त कणिकाओं की संरचना और कार्य लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी क्या है, अभी हम लोग ने देखा कि यह जो रक्त का क्या है, घटक है। ठीक है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसी के बारे में आपसे सवाल फिर से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसके संरचना के बारे में और इसके कार्य के बारे में। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि लाल रक्त कणिकाओं की संरचना के बारे में, फिर इसका कार्य देखते हैं। तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित होता है। इसका निर्माण बोन मैरो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। यह छोटी केंद्रक रहित डिस्क की तरह होती है, अर्थात आरबीसी में केंद्र अनुपस्थित होता है क्योंकि केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक प्रोटीन है। फिर है कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त है जो लाल दिखाई देता है। लाल रक्त कण आरबीसी यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी संरचना के बारे में समझ गए होंगे कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हमारे शरीर में कितने, तो 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ये जरूर लिखिएगा। उसके बाद में है इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और मुख्य बात है फ्रेंड्स कि जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक है जो अनुपस्थित होता है, ये जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। इसकी संरचना में ये पॉइंट जरूर दर्शाइएगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसमें केंद्रक है जो अनुपस्थित होता है। केंद्रक के स्थान पे क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है। साथ में फ्रेंड्स ये भी लिखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त है जो लाल दिखाई देता है और लाल रक्त कण यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, तो संरचना के बारे में सब जरूर लिख दिया फ्रेंड्स। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहाँ कहाँ से बन रहा है, तो पूछेगा कि हमारे शरीर में है जो लाल रक्त कणिकाएं कितने होते हैं, तो 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित होता है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फ्रेंड्स। फिर पूछा जाएगा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लाल रक्त जो कणिकाएं हैं आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है।
तो ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है फ्रेंड्स। ठीक, ये सब जरूर आप याद रखिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, जो रक्त है जो लाल क्यों दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो देखिए क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण रक्त लाल दिखाई देता है। और ये जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स कंपटीशन में भी कि लाल रक्त कणिकाओं का नष्ट कहाँ होता है, इसका विनाश कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहाम होता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो यकृत और प्लीहा को जो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है फ्रेंड्स, उसी तरह से लाल रक्त कणिका कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। इस संरचना के बारे में फ्रेंड्स इतना आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। वो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी, उसका कार्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है श्वसन अंगों से यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जो आरबीसी है उसका मुख्य कार्य है कि हमारे फेफड़ा में जो ऑक्सीजन होता है उसको लेकर करके शरीर के जितने भी कोशिका वहाँ तक पहुँचाता है और फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाकर फेफड़ों तक पहुँचाना ही आरबीसी का मुख्य कार्य है। हाँ फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी के कार्य ये लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। और आरबीसी के संरचना के बारे में मैंने बता दिया फ्रेंड्स क्या क्या लिखना है जो। तो इसमें फ्रेंड्स 2-3 पॉइंट जरूर इंडिकेट करिएगा कि आरबीसी का जो निर्माण होता है जो कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। और आरबीसी में जो केंद्रक है जो अनुपस्थित होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब लिख दीजिएगा। और आरबीसी में क्या है, जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यह जो लाल दिखाई देता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।